नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे और दोस्तों यह इसका पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और यह इसका पार्ट 4 है। तो इसमें सबसे पहले है धारा 367। धारा 367 में बात की गई है अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर इन केस ऑफ अक्यूज्ड बीइंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसके विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड होने की दशा में जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसके संबंध में बात करती है धारा 367। ठीक है, इसमें बताया गया है जब जांच करने वाला जो मजिस्ट्रेट है, जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह जांच की जा रही है यानी ये इंक्वायरी की जा रही है, वह विकृत चित्त है यानी अनसाउंड माइंड का है और वह अपनी प्रतिरक्षा यानी अपना डिफेंस करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, तब जो है मजिस्ट्रेट ऐसी चित्त विकृति के तथ्य यानी जो भी चित्त विकृति के तथ्य होंगे, जो फैक्ट होंगे, उनकी जांच करेगा, उनकी इंक्वायरी करेगा और ऐसे व्यक्ति की जो परीक्षा है, जो ऐसे व्यक्ति का एग्जामिनेशन है, उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसा चिकित्सा अधिकारी या कोई ऐसा मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसकी जांच कराएगा जिसे राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने निर्दिष्ट किया है, उसने डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो यह है दोस्तों धारा 367, धारा 367, जो बात करती है अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में जो प्रक्रिया है। नेक्स्ट है धारा 373। धारा 373 में बात की गई है चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय, यानी जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, तो चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति के निर्णय के संबंध में बात करती है धारा 373। इसमें बताया गया है जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पे, इस ग्राउंड पे उसे दोष मुक्त किया जाता है कि उस समय जब यह अभिकथित है, जब वो एलिज्ड है, जब उस पर आरोप लगाया है कि उसने अपराध किया है और वह चित्त विकृति के कारण यानी अनसाउंड माइंड के कारण उस कार्य का जो भी जिसे अपराध बताया जा रहा है, उसकी प्रकृति यानी जो भी उसका नेचर है, उसे जानने में या वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में असमर्थ था, तब निष्कर्ष में जो भी कंक्लूजन निकलेगा, तब निष्कर्ष में यह कथित होगा कि उसने वह कार्य किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात करती है धारा 373। नेक्स्ट है धारा 380। धारा 380 में अपील को बताया गया है, अपील को। नेक्स्ट है धारा 383। धारा 383 में बात की गई है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस देने पर विचारण के लिए यानी ट्रायल के लिए जो संक्षिप्त प्रक्रिया है, जो समरी प्रोसीजर है, उसके संबंध में बात करती है धारा 383। इसमें बताया गया है यदि किसी न्यायिक कार्रवाई का निर्णय या अंतिम आदेश देते समय यानी उसके फाइनल ऑर्डर या जजमेंट देते समय कोई न्यायालय, कोई सेशन न्यायालय या जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वह अपनी राय व्यक्त करता है यानी अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करता है कि ऐसी कार्रवाई में, ऐसी प्रोसीडिंग्स में जो साक्षी है, जो विटनेस है, यदि उसके द्वारा जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस दिए गए हैं, तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए और अपराधी को उसे उचित अवसर देने के बाद जो है उसका संक्षेप में विचारण कर सकेगा और उसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास यानी 3 महीने हो सकेगी, और जुर्माने से या इन दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
ठीक है, तो ये बात करती है धारा 383 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। नेक्स्ट है धारा 392। धारा 392 में निर्णय यानी जजमेंट को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 393। धारा 393 में बात की गई है निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु यानी लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। तो इसमें बताया गया है जो भी निर्णय की भाषा होगी, जो भी जजमेंट की लैंग्वेज होगी, वह न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, न्यायालय की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, तो निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु यानी कंटेंट्स ऑफ जजमेंट के संबंध में बात करती है धारा 393। नेक्स्ट है धारा 395। धारा 395 में बात की गई है प्रतिकर देने का आदेश यानी ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन। तो प्रतिकर देने के आदेश के संबंध में बात करती है धारा 395। इसमें बताया गया है जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, जुर्माने का दंडादेश देता है यानी फाइन इम्पोज करता है, या ऐसा कोई दंडादेश देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब वह ऐसा निर्णय देते समय न्यायालय जो है यह आदेश दे सकेगा कि जो भी जुर्माना वसूल किया गया है वह अभियोजन यानी जो भी प्रोसिक्यूशन में खर्च हुआ है उसको चुकाने में किया जाए, या किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा जो हानि हुई है या जो क्षति हुई है उसके कॉम्पनसेशन में उसे उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात करती है धारा 395 प्रतिकर देने का आदेश यानी ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट है धारा 399। धारा 399 में बात की गई है निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर यानी कॉम्पनसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना किसी आधार पर गिरफ्तार करवाया गया है उन्हें प्रतिकर यानी कॉम्पनसेशन देने के संबंध में बात करती है धारा 399। इसमें बताया गया है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाता है और जब मजिस्ट्रेट इस मामले को सुनता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है, मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था यानी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं थे, तब वह मजिस्ट्रेट जो है निर्णय दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कराया गया है, जो भी उसे हानि हुई है, जो भी उसका व्यय हुआ है, जो भी उसका खर्चा हुआ है, वह उसे प्रतिकर दिलाएगा, वह उसे कॉम्पनसेशन दिलाएगा जिस भी व्यक्ति ने उसे व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करवाया है। ठीक है, तो ये बात करती है धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 400। धारा 400 में बात की गई है असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश यानी ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजिबल केसेस। तो जो असंज्ञेय मामले हैं, जो नॉन कॉग्निजिबल केसेस हैं, उसमें खर्चा देने के लिए आदेश के संबंध में बात करती है धारा 400। इसमें बताया गया है जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद जो है न्यायालय में किया जाता है, तब यदि न्यायालय अभियुक्त को, जो भी एक्यूज्ड है, उसे दोष सिद्ध कर देता है, तब वह जो है अभियुक्त को आदेश दे सकता है कि जो भी परिवादी को अभियोजन में खर्चा हुआ है या जो भी उसके अधिवक्ता की फीस रही है उसे चुकाने के संबंध में बात करती है धारा 400। ठीक है, असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजिबल केसेस। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 407। धारा 407 में बात की गई है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना यानी सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। तो सेशन न्यायालय द्वारा जो मृत्यु दंडादेश दिया है उसकी पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने के संबंध में बात करता है धारा 407। इसमें बताया गया है जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही जो है उच्च न्यायालय को जो है तुरंत प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं होगा यानी दंडादेश तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक
हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा पुष्टि नहीं की कर दी जाती। ठीक है, तो इस संबंध में बात करती है धारा 407। नेक्स्ट है धारा 418। धारा 418 में बात की गई है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, यानी अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। ठीक है, इसमें बताया गया है राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वह उच्च न्यायालय से भिन्न, यानी उच्च न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय द्वारा किए गए जो विचारण है, जो ट्रायल है, उसमें दोष सिद्धि के किसी मामले में जो लोक अभियोजक है, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर, यानी इसकी इनएडिक्वेसी, जो इसकी अपर्याप्तता है दंडादेश की, इसके आधार पर सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश जो है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है, और उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में यदि दंडादेश जो है किसी अन्य न्यायालय से, किसी अदर कोर्ट से पारित किया जाता है, तो इस संबंध में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो लोक अभियोजक है, उसे अपील करने का निर्देश दे सकेगी। तो यह बात करती है धारा 418। ठीक है, इसमें दोस्तों राज्य सरकार जो दंडादेश के विरुद्ध अपील कर रही है, ये इस संबंध में कर रही है कि यदि मानो किसी को अपराध के संबंध में जो है सजा 2 साल की हुई, परंतु उसे सजा ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसे सजा ज़्यादा समय की होनी चाहिए थी, तो इस संबंध में राज्य सरकार जो है पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है, जो लोक अभियोजक है, उसके माध्यम से जो है अपील प्रस्तुत करने का उसे निर्देश देती है। ठीक है, यानी कि किसी भी अपराध के संबंध में यदि सजा जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा कम दी जाती है, इस संबंध में जो अपील है वह राज्य सरकार द्वारा करी जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 419। धारा 419 में बात की गई है दोष मुक्ति की दशा में अपील, यानी अपील इन केस ऑफ एक्विटल। तो दोष मुक्ति की दशा में जो अपील की जाती है उसके संबंध में बात करती है धारा 419। इसमें बताया गया है जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला मजिस्ट्रेट है यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मामले में जो लोक अभियोजक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको किसी संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस और अजमानती अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के संबंध में यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी को दोष मुक्ति का आदेश दिया जाता है, तो उस संबंध में जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह निर्देश दे सकेगा कि वह सेशन न्यायालय में इस संबंध में अपील प्रस्तुत करे कि संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा दोष मुक्ति यानी उसे एक्विटल कैसे दे दिया गया। तो इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो लोक अभियोजक है उसको अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा सेशन कोर्ट में। ठीक है, वहीं दोस्तों राज्य सरकार के संबंध में भी बात की गई है कि राज्य सरकार किसी मामले में जो लोक अभियोजक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसको उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा यदि दोष मुक्ति का आदेश पारित हुआ है या यदि वह सेशन न्यायालय यानी सेशन कोर्ट द्वारा पारित हुआ है दोष मुक्ति का आदेश, तो उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का जो है उसे निर्देश दे सकेगी, यानी जो राज्य सरकार है वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दे सकती है अपील प्रस्तुत करने के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों ये बात की गई है धारा 419 में दोष मुक्ति की दशा में अपील। नेक्स्ट है धारा 422। धारा 422 में बात की गई है सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएंगी। सो अपील टू कोर्ट ऑफ सेशंस हाउ हर्ड। तो इसमें बात की गई है धारा 422 में जो भी सेशन कोर्ट में, जो भी सेशन न्यायालय में अपील की गई है वह अपील कैसे सुनी जाएगी उसको बताया गया है धारा 422 में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 427। धारा 427 में बात की गई है अपील न्यायालय की शक्तियां, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। तो जो BNSS की धारा 427 है, इसमें जो अपील न्यायालय है, जो अपीलेट कोर्ट है, इसकी पावर्स को बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 435। धारा 435 में बात की गई है अपीलों का उपशमन यानी अबेटमेंट ऑफ अपील्स। इसमें बताया गया है जो अपील है उनका उपशमन कैसे होगा या वह खत्म कब हो जाएंगी, इस संबंध में बात करती है। इसमें बताया गया है
प्रत्येक अपील है वह अभियुक्त की, जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो अभियुक्त है, उसकी मृत्यु पर अंतिम रूप से अपील का उपशमन हो जाएगा, यानी वह खत्म हो जाएगी। और जुर्माने के दंडादेश की अपील के अलावा, यानी जो जुर्माने के दंडादेश की अपील है, इसके अलावा प्रत्येक अन्य अपील का जो अपीलार्थी रहेगा, यानी जो अपील करने वाला है, जो अपीलेंट है, उसकी मृत्यु पर जो है अंतिम रूप से अपील का उपशमन हो जाएगा, यानी अपील जो है खत्म हो जाएगी। तो इस संबंध में बात करती है धारा 435 अपीलों का उपशमन, यानी अबेटमेंट ऑफ अपील्स। नेक्स्ट है धारा 440। धारा 440 में बात की गई है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां, यानी सेशन जजेस पावर ऑफ रिवीजन। तो जो सेशन न्यायाधीश हैं, जो सेशन जज है, इनकी पुनरीक्षण यानी इनकी रिवीजन करने की पावर्स के बारे में बात करती है धारा 440। नेक्स्ट है धारा 442। धारा 442 में बात की गई है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, इसकी रिवीजन करने की जो पावर है उसको बताया गया है धारा 442 में। नेक्स्ट है धारा 446। धारा 446 में बात की गई है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी जो भी मामले हैं, जो भी केसेस हैं और जो भी अपील्स हैं, इनको अंतरित यानी इनको ट्रांसफर करने की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उसके संबंध में बात करती है धारा 446। ठीक है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। तो धारा 446 मामले, जो भी केसेस हैं और जो भी अपील्स है, इनको जो ट्रांसफर करने की उच्चतम न्यायालय की पावर है, जो शक्ति है, उसके संबंध में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धारा 447। धारा 447 में बात की गई है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। तो धारा 446 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पावर को बताया गया है, जो भी केसेस हैं, जो भी मामले हैं और जो भी अपील है, इनको ट्रांसफर, इनको अंतरित करने की शक्ति के बारे में बात करती है धारा 446। और धारा 447 जो है, जो भी केसेस हैं, जो भी अपील्स हैं, इनको अंतरित, इनको ट्रांसफर करने की जो हाई कोर्ट की पावर है, इसके संबंध में बात करती है धारा 447। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 450। धारा 450 में बात की गई है न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना, यानी विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। इसमें बताया गया है कि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को, यानी किसी भी केस को वापस ले सकेगा, और ऐसे मामले की, ऐसे केस की जो जांच है, जो इंक्वायरी है या जो उसका ट्रायल है, वह स्वयं कर सकेगा, या उसे जांच के लिए, यानी उसे इंक्वायरी के लिए, या उसे ट्रायल के लिए, यानी विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा, जो उसकी जांच, यानी जो ऐसे केस की जांच, यानी जो उसकी इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए सक्षम है, यानी कंपिटेंट है। ठीक है, तो ये बात करती है धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों को वापस लिए जाने के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 454। धारा 454 में बात की गई है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय ने जो भी मृत्यु दंडादेश दिया है, उसके एग्जीक्यूशन में, उसके निष्पादन के बारे में बात करती है धारा 454। इसमें बताया गया है जब अपील में या पुनरीक्षण में, यानी रिवीजन में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है, तब जो सेशन न्यायालय है, जो सेशन कोर्ट है, वह उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी कर सकेगा, यानी वारंट इशू करेगा और उस दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा, यानी उसे इफेक्ट में लाएगा। ठीक है, तो ये बात करती है धारा 454 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन करने के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है धारा 456। धारा 456 में बात की गई है गर्भवती महिला को मृत्यु दंड का लघुकरण किया जाना, यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो भी महिला गर्भवती है, यदि उस महिला को मृत्यु दंड दिया है तो उस मृत्यु दंड का लघुकरण किए जाने के संबंध में बात करती है धारा 456। इसमें बताया गया है यदि कोई महिला जो है, कोई वुमेन, उसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है और वह गर्भवती पाई जाती है, यदि वह प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट होगा, जो उच्च न्यायालय होगा, ऐसे दंडादेश को जो है आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर देगा। यानी यदि उस महिला को मृत्यु दंडादेश दिया गया था और यदि वह गर्भवती पाई जाती है तो जो उसके मृत्यु दंडादेश है उसे बदलकर जो है आजीवन कारावास के रूप में उसे लघुकरण कर दिया जाएगा मृत्यु दंडादेश का। ठीक है, यह बात की गई है धारा 456 में। नेक्स्ट है धारा 457। धारा 457 में बात की गई है कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति के बारे में, यानी पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति के बारे में बात करती है धारा 457। इसमें बताया गया है राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को जो इस संहिता यानी जो BNSS के अधीन जो है कारावासित किए जाने या अभिरक्षा यानी कस्टडी के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए दायी है, यानी वह लाइएबल है इस चीज़ के लिए, तो उसे किस स्थान में, उसे किस जगह पे परिरुद्ध किया जाएगा, यानी उसे किस स्थान पर कन्फाइन किया जाएगा, इस संबंध में बात करती है धारा 457, यानी कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति के बारे में। नेक्स्ट है धारा 461। धारा 461 में बात की गई है जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट, यानी वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। तो जो जुर्माना है, जो फाइन है, उसे उद्ग्रहित करने के लिए, उसे निकालने के लिए जो वारंट जारी करने के संबंध में बात करती है वह है धारा 461। इसमें बताया गया है जब किसी ऑफेंडर को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया जाता है, यानी उसे फाइन पे करने का दंड दिया जाता है, और यदि वह ऐसा पेमेंट नहीं करता तब जो है ऐसा दंडादेश जो जिस न्यायालय ने दिया है वह अपराधी की, जो ऑफेंडर है, उसकी किसी चल संपत्ति को कुर्क करने और विक्रय द्वारा, यानी उसे बेच के उस रकम को, उस फाइन को, उस पेमेंट को उद्ग्रहित करने के लिए जो है वारंट जारी कर सकेगा। ठीक है, वारंट जो है इशू कर सकेगा। तो यह बात करती है धारा 461 जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट के संबंध में। नेक्स्ट है धारा 472। धारा 472 में बात की गई है मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका, यानी मर्सी पेटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस। तो ऐसे मामले जिसमें मृत्यु दंड दिया गया है, इन मामलों में दया याचिका यानी जो मर्सी पेटिशन है उसके संबंध में बात करती है धारा 472। इसमें बताया गया है कि मृत्यु दंडादेश के अधीन, यानी मृत्यु दंडादेश के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया कोई व्यक्ति, जिसे मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसका जो विधिक उत्तराधिकारी होगा, जो भी उसका लीगल हेयर होगा, और या कोई उसका रिलेटिव, कोई उसका सगा संबंधी, संविधान के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्य का जो राज्यपाल है उसके समक्ष जो है दया याचिका जो है वहाँ पे फाइल कर सकेगा। ठीक है, तो ये बात की गई है धारा 472 में मृत्यु दंडादेश के मामलों में दया याचिका के संबंध में। नेक्स्ट है धारा 474। धारा 474 में बात की गई है दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति के बारे में, यानी पावर टू कम्यूट सेंटेंस। तो जो दंडादेश मिला है इसके लघुकरण यानी इसे कम करने की शक्ति के संबंध में बात करती है धारा 474। इसमें बताया गया है ये समुचित सरकार, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वह दंडादेश प्राप्त किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, जिसे दंडादेश मिला है उस व्यक्ति की सम्मति के बिना मृत्यु दंडादेश के स्थान पर आजीवन कारावास में, यानी किसी को यदि मृत्यु दंडादेश मिला है तो उसे आजीवन कारावास में उसके लघुकरण कर देगी। यदि किसी को आजीवन कारावास मिला है
आजीवन कारावास का दंड मिला है तो उसकी स्थान पर जो है उसे 7 वर्ष तक की अवधि के लिए उसे कारावास दे दिया जाएगा। और यदि किसी को 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंड मिला है तो उसके स्थान पर जो है उसे 3 वर्ष तक के लिए कारावास दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो दंड मिला है उसका लघुकरण कर दिया जाएगा, उसे कम्यूट कर दिया जाएगा, उसे कम कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 478। धारा 478 में बात की गई है किन मामलों में जमानत ली जाएगी, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। तो किन मामलों में, किन केसेस में जमानत ली जाएगी, इस संबंध में बात की गई है धारा 478 में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 484। धारा 484 में बात की गई है बंद पत्र की रकम और उसे घटाने के संबंध में, यानी अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। तो जो बंद पत्र है, जो बॉन्ड है, उसकी जो रकम है उसे घटाने के संबंध में बात करती है धारा 484। इसमें बताया गया है कि जो भी बंद पत्र है उसकी जो रकम है वह मामले की परिस्थितियों यानी उसके सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी, यानी एक्सेसिव नहीं होगी बंद पत्र की रकम। और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है या जो सेशन न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, वह यह निर्देश दे सकेगा कि जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस ऑफिसर है या जो मजिस्ट्रेट है, उसके द्वारा अपेक्षित जो है जमानत घटाई जाए। ठीक है, तो बंद पत्र की रकम और उसे घटाने के संबंध में बात करती है धारा 484। नेक्स्ट है धारा 484। धारा 484 में बात की गई है अभिरक्षा से उन्मोचन यानी डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। तो जो कस्टडी से उन्मोचन यानी अभिरक्षा से उन्मोचन के संबंध में बात करती है धारा 487। इसमें बताया गया है जैसे ही बंद पत्र या जमानत पत्र यानी बॉन्ड और बेल बॉन्ड निष्पादित यानी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति जिसके लिए वह निष्पादित किया गया है उसे छोड़ दिया जाएगा। और यदि वह कारागार में है तो उसकी जो जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय है, जो कोर्ट है, वह जेल के भार साधक अधिकारी, जो भी जेल का ऑफिसर इंचार्ज होगा, उसे छोड़े जाने के लिए उसे आदेश जारी कर सकेगा। ठीक है, तो इस बारे में बात की गई है धारा 487 में अभिरक्षा से उन्मोचन यानी डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। नेक्स्ट है धारा 492। धारा 492 में बात की गई है बंध पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण यानी कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। तो जो बंध पत्र है या और बेल बॉन्ड है, बॉन्ड और बेल बॉन्ड है, उसके रद्दकरण, उसके कैंसिलेशन के संबंध में बात करती है धारा 492। ठीक है, इसमें बताया गया है कोई बंद पत्र, कोई बॉन्ड है या जमानत पत्र, बेल बॉन्ड है, किसी मामले में उपस्थित होने के लिए और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसकी जो है जब्ती हो जाती है। ठीक है, यदि कोई शर्त भंग हो गई तो उसकी जब्ती हो जाती है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो निष्पादित बंद पत्र है और तथा उस मामले में जो उसके प्रतिभू होंगे, जो श्योरिटीज़ होंगी, उनके द्वारा जो निष्पादित एक या अधिक बंद पत्र हो तो वह रद्द हो जाएंगे यानी वह कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बंद पत्र यानी बॉन्ड और जमानत पत्र, बेल बॉन्ड के रद्दकरण के संबंध में बात की गई है धारा 492 में। नेक्स्ट है धारा 503। धारा 503 में बात की गई है संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया यानी प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो संपत्ति है, संपत्ति का जो अभिग्रहण है, संपत्ति के सीजर पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है। इसमें बताया गया है जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की जो रिपोर्ट है वह मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच यानी जो भी इंक्वायरी है या ट्रायल के दौरान, विचारण के दौरान ऐसी जो संपत्ति है यदि वह दंड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसी संपत्ति पर जो कब्जा करने का हकदार व्यक्ति है उसको ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और प्रस्तुत किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
ठीक है। तो संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया के संबंध में बात करती है धारा 503। नेक्स्ट है धारा 520। धारा 520 में बात की गई है उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण, यानी ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स। तो उच्च न्यायालयों जो भी हाई कोर्ट्स के समक्ष विचारण है या ट्रायल है, इसके संबंध में बात की गई है धारा 520 में। इसमें बताया गया है जब किसी अपराध का विचारण यानी उसका ट्रायल हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है, तब हाई कोर्ट जो है उस अपराध के विचारण में, उसके ट्रायल में वैसी ही प्रक्रिया अपनाएगा, वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसा कि एक सेशन न्यायालय करता है। ठीक है, जैसा सेशन न्यायालय द्वारा उस मामले में विचारण किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, वैसा ही हाई कोर्ट भी उस प्रक्रिया को, उस प्रोसीजर को अपनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 523। धारा 523 में बात की गई है उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति, यानी पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। तो इसमें बात की गई है जो हाई कोर्ट है उसके नियम बनाने की शक्ति के बारे में। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बना सकेगा। ठीक है, तो इसे बताया गया है धारा 523 में। नेक्स्ट है धारा 530। धारा 530 में बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना, यानी ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, इसमें विचारण, जो ट्रायल है और जो कार्यवाहियाँ हैं, जो प्रोसीडिंग्स है, इनके किए जाने के संबंध में बात करती है धारा 530। इसमें बताया गया है इस संहिता के अधीन यानी BNSS के अधीन सभी जो विचारण है, जो सभी ट्रायल है और जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाहियाँ हैं, जिसके अंतर्गत जो है समन और वारंट को जारी करना, तामील करना यानी उन्हें सर्व करना, उनका निष्पादन करना, शिकायतकर्ता जो है और साक्ष्यों की परीक्षा यानी उनके एग्जामिनेशन, जो भी जांच है, जो भी विचारण है, उसमें साक्ष्य अभिलिखित करना यानी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और सभी अपीलीय कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के उपयोग या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन यानी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के उपयोग के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना बात करती है धारा 530। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, और ये था दोस्तों इसका पार्ट 4। इसके PDF नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर इसके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।